हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन पे जो हर घर में लगभग यूज होती है और इट इज़ अ फेमस मेडिसिन। इसके अंदर जो कंपाउंड है दैट इज पैरासीटामोल। ठीक है, तो पैरासीटामोल नाम से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो मेडिसिन बात हो रही है इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। एक तो ये एक बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मतलब वो सारे मेडिसिन के ग्रुप में आता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, यानी फीवर को रिड्यूस कर सकते हैं। और एक एनाल्जेसिक भी है, यानी कि एक अच्छा पेन किलर भी है, पेन को भी कम कर सकता है। तो इस वजह से फीवर की कंडीशन में, सर्दी जुकाम की भी कंडीशन में, अगर हेडेक की भी कंडीशन में लोग अक्सर पैरासीटामोल लेते हैं। और इतना फेमस है, इतना फेमस है कि इस पे आप देखेंगे कि एक वेब सीरीज में एक पैरासीटामोल पे पूरा सॉन्ग भी आ गया है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। बट हाँ, इसके अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं, इसके फंक्शन में जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या कैसे आज ये मॉलिक्यूल हमारी टेबल पे है। अगर हमें देखें तो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में एज अ पेन किलर बिकने वाली मेडिसिन में इसका नाम आता है। ठीक है, तो पहली बात तो करते हैं, चलिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का पहली बात तो आज भी एक मिस्ट्री है पूरी फार्माकोलॉजी में, क्योंकि अभी भी ब्रेन के कुछ ऐसे ऐसे कौन कौन से वो रीजन्स हैं जहां पे ये वर्क करती है, स्टिल उस पर रिसर्च हो रही है। लेकिन हाँ, एक चीज तो क्लियर है कि जो जिस साइट पे, जैसे मान लीजिए आपको पेन जो है वो बॉडी में कहीं भी हो रहा हो, तो पेन के जो सेंटर्स होते हैं जहां से पेन मैनेजमेंट हो रहा हो, वो जो है आपका मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें हैं। तो ये क्या करता है, ये जो मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आपके उन सेंटर्स पे वर्क करता है। और जो वहां के एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स मतलब वो मैसेंजर्स, वो मॉलिक्यूल्स जो कि पेन रिलेटेड सिग्नल्स को कैरी कर रहे हैं, उनको वो ब्लॉक करता है। तो उसमें जो ये COX-1, COX-2, दीज आर टू केमिकल्स हैं जो कि एक मॉलिक्यूल, एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब प्रोड्यूस होगा तो वो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और पेन, दर्द जो है वो फील कराएगा। तो अगर ये जो मेडिसिन है, अगर COX-1 और COX-2, ये जो दो केमिकल्स है, इनको अगर ब्लॉक कर दे तो 100% आपका प्रोस्टाग्लैंडिन फिर बनेगा नहीं। तो इस वजह से आपको पेन जो है उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अदरवाइज ब्रेन के और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पे ये मेडिसिन वर्क करती है, स्टिल मेडिकल साइंस में ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, जो ऑलरेडी जिस पे रिसर्च चल रही है। ठीक, अब आती है बात कि आपको पता ही है ये एक अच्छा पेन किलर होने के साथ एक बहुत अच्छी एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी है, यानी कि फीवर को रिड्यूस कर देती है। तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए ये कहां काम करती है? ये काम करती है हमारे उस सेंटर पे जिसको ब्रेन में कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है पीछे की तरफ, हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और इसको एपेटाइट एंड सैटिस्फैक्शन सेंटर भी कहते हैं, यानी भूख और प्यास का सेंटर, केंद्र। तो आपने फील किया होगा कि अगर किसी को आपको हाई फीवर है तो उस कंडीशन में आपको भूख और प्यास जो है, वो भूख तो कम हो ही जाती है, किसी किसी को प्यास ज्यादा भी लग सकती है, लेकिन आपका ये भूख प्यास वाला जो सिस्टम है ये इफेक्टेड होता जरूर है इन केस ऑफ
जैसे आपका टेम्परेचर हाई होगा। तो ये हाइपोथैलेमस पे भी वर्क करके हमारे बॉडी टेम्परेचर को यानी फीवर को रिड्यूस करने का काम करती है। तो इट इज अ वेरी गुड एनर्जेसिक, यानी कि एक पेन किलर है, अच्छा पेन किलर, और एक अच्छी एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जो कि फीवर को कम कर देती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि पैरासिटामोल कैसे डिस्कवर हो गई और पैरासिटामोल की डिस्कवरी या पैरासिटामोल की स्टोरी क्या है। तो इसकी जो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का जो पूरा एक कहानी है इसकी, वो करीबन 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है, 150 ईयर्स से भी पहले। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि ये कैसे मार्केट में आई और किस तरीके से इसका डिस्कवरी हुई, तो इंटरेस्टिंग बात, इसकी जो डिस्कवरी थी वो बड़ी ही एक्सीडेंटल थी। एक्सीडेंटल मींस अगर वैसे हम लोग बात करें तो इसको फर्स्ट पैरासिटामोल को सिंथेसाइज किया था आपके एक साइंटिस्ट थे हर्बर मोर्स। इन्होंने 1877 में ड्यू टू दिस क्यूरियोसिटी बेस, ऐसा कोई नहीं कि उनको ड्रग बनानी थी, केमिकल सिंथेसाइज किए जा रहे थे कि भाई किस केमिकल का क्या फंक्शन होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बहुत सारे नए नए केमिकल्स की सिंथेसिस हो रही थी। तो ये जो काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका में, और इन्होंने पहली बार पैरासिटामोल को सिंथेसाइज किया। उस वक्त ये सिर्फ एक केमिकल था, हमको ये नहीं पता था कि भाई ये मेडिसिन की तरह यूज हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी सिंथेसिस की गई। कहां? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। हर्मन मॉर्स साइंटिस्ट थे, ईयर 1877। ठीक, तो ये हुआ। दूसरा यहां पे अब एक्सीडेंटल टेस्ट डिस्कवरी वाला जो फेज आया वो 1886 के टाइम में फ्रांस में दो डॉक्टर्स थे, कोहेन एंड हैप। ये जो दो डॉक्टर्स थे, ये पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, और उस पेशेंट का केस क्या था कि उसके इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हो गए थे। तो इनको कुछ ऐसी मेडिसिन चाहिए थी, ऐसी ड्रग कि भाई उसके वॉर्म जो है वो किल हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो उन्होंने ऑर्डर किया नैप्थोलीन का कि भाई नैप्थोलीन, लेकिन गलती से जिस कंपनी के थ्रू ऑर्डर हुआ उसने एक्सीडेंटली नैप्थोलीन की जगह पे एसीटेनेलाइड भेज दिया, एसीटेनेलाइडिन। तो ये जो मॉलिक्यूल था, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस पैरासिटामोल का ही एक कह सकते हैं रिलेटिव। तो ये जो मेडिसिन गई, तो अब डॉक्टर्स जो थे वो एक बात के लिए तो पहले तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, यार ये जो इंटेस्टाइन में मेन वॉर्म्स का इंफेक्शन है, वॉर्म्स के ऊपर तो कोई काम कर ही नहीं रही है। लेकिन उन्होंने साइड में ये भी नोटिस किया कि पेशेंट का जो फीवर था उसको ये रिड्यूस कर दे रही है। तो ये फैक्टर इन्होंने पहली बार एनालाइज किया कि यार ये वार्म किल नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर यानी फीवर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसको नोट डाउन किया गया। तो अब इसके बाद से क्या हुआ, अराउंड 1893 में फिर इसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए कहा गया, चलो ये इसका क्लिनिकल ट्रायल है करते हैं। और एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे जोसेफ वॉन मैरिंग, इन्होंने इसको ट्राई किया पेशेंट्स पे, लेकिन इन्होंने भी बाय मिस्टेक जो देखा, इनको लगा कि नहीं ये जो हो तो रहा है फीवर कम कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से एक ब्लड डिसऑर्डर लोगों को हो जा रहा है जिसका नाम था मैथ हीमोग्लाइसीमिया। तो अब इसमें जो है मैथ हीमोग्लाइसीमिया, तो अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में इन्होंने ये देखा कि भाई ये जो डिजीज है इसमें आरबीसी जो है, हमारी जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, वो उनका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है। तो इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल इन्होंने अपने रिसर्च में मेंशन कर दिया कि पैरासिटामोल इज द मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लड डिसऑर्डर।
अब आप जब भी कहीं पे ये चीज मेंशन हो जाए कि भाई इस मेडिसिन के यूज से ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है, तो पैरासीटामोल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा रुकावट आई इसके डिस्कवरी और उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में, और लगभग अगले 50 साल तक पैरासीटामोल को बैन रखा गया, कोई भी इसका यूज नहीं करेगा। और एक इसी की ही डेरिवेटिव मेडिसिन थी जिसका नाम था फेनासेटिन। तो फेनासेटिन जो थी वो मार्केट में चलती रही, इसको बेनिफिट मिला, ये मेडिसिन चली बहुत अच्छे से, और पैरासीटामोल जो है वो 50 साल तक बैन रही। अब बात आती है फिर आगे क्या हुआ। आगे 1940s के टाइम, अब 1940s वो समय है जब वर्ल्ड वॉर का समय है। अब आप वर्ल्ड वॉर का जब समय होता है तो उस वक्त बहुत सारी रिसर्च भी होने लगती है, क्योंकि आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर के समय में लोग, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसी में ही जापान पे न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हुआ था, न्यूक्लियर अटैक भी हुआ था। और एवरी कंट्री जब ये कंडीशन होती है बड़ी ही डेडली और बड़ी ही वॉर का जो है समय बड़ा खराब होता है, उस समय ह्यूमैनिटी के बारे में कोई नहीं सोचता और सिर्फ वॉर के लिए ऐसी ऐसी रिसर्च होती है जो ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। लोग ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं बिना ये सोचे हुए कि उसका इफेक्ट प्रकृति, नेचर पे क्या होगा, और भी जो एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, उन पे क्या होगा। बिना ये सब सोचे हुए लोग तैयार हो जाते हैं एक दूसरे को खत्म करने के लिए कि हमें तो बस किसी भी तरीके से वॉर जीतनी है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर का समय था, इस वक्त भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो केमिकल्स पे काम कर रहे थे। तो दो है कंडीशन, मेडिसिन भी एक अलग पार्ट है कि भाई मेडिसिन को डिस्कवर करके जो भी डिजीज होगी, जो भी लोग इंजर्ड होंगे उनको क्योर किया जाए, ये तो एक पार्ट है। लेकिन एक पार्ट और भी है जिस पे गौर करना चाहिए कि जो एनिमीज हैं, जो वॉर में हमारे अगेंस्ट है, वो उनके अगेंस्ट दे कैन डेवलप सच काइंड ऑफ केमिकल, सच काइंड ऑफ बायो वेपन्स जो तरह तरह की डिजीज भी लोगों में कॉज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जब वॉर सबका टाइम होता है तो दो चीजों पर रिसर्च होती है। किसी भी केमिकल को ले लीजिए, बायोलॉजिकल साइंस में ले लीजिए, एक तो ये कि अपनी आर्मी को कैसे सेव किया जाए, कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और सामने वाले की जो आर्मी है उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, और उसका तरीका कोई भी हो सकता है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब भी जो है वो इस वॉर में यूज हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लेकिन हाँ, चलिए लौट के आते हैं हम अपनी स्टोरी पैरासीटामोल पे। और पैरासीटामोल में इस वक्त जब ये हो रहा था काम, तो इसी वक्त वर्ल्ड वॉर के समय में जब फिर से रिसर्च होना स्टार्ट हुई, तो जब हुआ तो इन्होंने फिर से अगेन पैरासीटामोल जो 50 साल से बैन चल रहा था उसको री इन्वेस्टिगेट किया। और री इन्वेस्टिगेट जब किया तो ये देखा कि फेनासेटिन जो मॉलिक्यूल था और एसिटेनिलाइडीन जो एक हमारा, इसके दो डेरिवेटिव ये मार्केट में यूज हो रहे थे। तो ये इन्हें देख रहे थे क्या वाकई में पैरासीटामोल ही है जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब जब मेटाबोलाइट मतलब भाई वो सारे चीजें जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम लोग मेटाबोलाइट कहते हैं। तो यहां पे जब हुई रिसर्च तो फिर से दो एक्सपर्ट साइंटिस्ट आए, एक तो बर्नार्ड बोर्डी और एक जूलियस एक्सलॉट। इन लोगों ने फिर से जो है इसको जब स्टडी किया तो देखा कि फेनासेटिन जो मेडिसिन थी, फेनासेटिन एंड जो इसकी अलग एक एक्टिनिलाइडिन करके मेडिसिन थी, ये एक्चुअल दोनों का ही जो बाय प्रोडक्ट, जो एक इन मेडिसिन का जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट था वो एक्चुअली में पैरासीटामोल ही था। यानी कि ये जो मेडिसिन है जब ये पेशेंट लेगा तो उसके बॉडी में ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होके बनेंगे पैरासीटामोल ही, और तभी वो फीवर को रिड्यूस कर पा रहे थे और पेन को भी रिड्यूस कर पा रहे थे। और फिर इस एनालिसिस में इन्होंने ये पाया
कि नहीं नहीं, जो वो पहली रिसर्च थी जहां पे 50 साल पहले जोसेफ वॉन मैनिंग ने ये कह दिया था कि दिस पैरासिटामोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड डिसऑर्डर, ये चीज गलत है। ये तो एक्चुअली की कंपाउंड है जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, जिसकी वजह से एक तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, और दूसरा एक एनाल्जेसिक, एक बहुत अच्छा पेन किलर की तरह भी ये काम कर रहा है। तो अब कोई भी जब आप मेडिसिन लेते हैं तो 100% आप उसके सेफ्टी पेजेजों पे कई सारे पैरामीटर्स पे बात होती है। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। कोविड टाइम में भी आपने देखा है, मेडिसिन थी डोलो 650 mg में, जिसमें पैरासिटामोल था, बहुत ज्यादा कंज्यूम हुई और लोगों ने ली। लेकिन हाँ, इस पे एक खास बात ध्यान देनी चाहिए कि पैरासिटामोल जो मॉलिक्यूल है, इसके जो दो एडवर्स इफेक्ट हैं, सबसे ज्यादा तो ये लीवर को डैमेज कर सकता है। तो ओवरडोज नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि भाई एक पैरासिटामोल खाई आपको ने, फिर आपने 2-3 और खा ली, तो इससे क्या होगा, इससे जब ये ओवरडोज हो जाती है तो आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। उसके बाद सेकंड जो हमारा डिफेंस लाइन क्या है, किडनी, उसको भी डैमेज कर सकती है। तो सबसे पहला जो आपका समझ लीजिए फोर्स है वो लीवर है। इसीलिए लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कहा जाता है। भाई कोई भी केमिकल गया है तो 100% टॉक्सिक कंपाउंड्स भी बनेंगे। तो उसका काम है पहले बार की लीवर जो है, हमारा जो हेपाटिक सिस्टम है लीवर, वो उसको क्लीन करे। और फिर आता है आपका रीनल सिस्टम, किडनी वाला, जो भाई उसके जो भी टॉक्सिक चीजें हैं उनको यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट करा सके, है ना। तो ये दो चीजों पे खास ध्यान रखते हुए ही हमें कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये थी कहानी पैरासिटामोल की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब आप बताइएगा और भी क्या कुछ पेन किलर्स के नाम आप जानते हैं अगर तो उनको कमेंट करिएगा। उनके बारे में भी फिर एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। देखते हैं आप लोगों को कितने पेन किलर्स के नाम पता है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।